हाँ तो बच्चों, आज हम साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने इसकी बेसिक नॉलेज ली थी साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स की, कि ये फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से ये दूसरे एजेंट्स जो सीएनएस पर एक्ट करते हैं उससे डिफरेंट कैसे होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपन, रिवाइज थोड़ा सा, कि सीएनएस पर और भी ड्रग्स एक्ट करती हैं। कौन कौन सी? सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, ठीक है। तो ये इन ड्रग से किस तरह से डिफरेंट है साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स। तो साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जो है ये पर्सन के पर्टिकुलर सीएनएस में लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, और लिम्बिक सिस्टम जो है वो पर्सन के थॉट्स को कंट्रोल करता है, उसके सारी सोच, उसका बिहेवियर, उन सब से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में काम में आते हैं साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स। बाकी जितने भी सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं जैसे या एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, उनका लिम्बिक सिस्टम से कोई नाता नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पेशेंट जो है वो वास्तविक दुनिया में रहता है, उसकी अपनी कोई नई सोच तैयार नहीं होती है जिसको हमें ठीक करना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये कि लिम्बिक सिस्टम में कौन से मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स के अप एंड डाउन होने से होता है। तो मेनली 3 न्यूरोट्रांसमीटर, वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे डोपामाइन, सेकंड नंबर पे नॉरएड्रेनालिन, और थर्ड नंबर पे 5-HT जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं। ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल हैं साइकोफार्माकोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर्स के लिए, या यूँ कह लो कि मेंटल इलनेस के लिए, ठीक है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट एक जनरल रूल पढ़ते हैं कि किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो रिलीज़ हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, रेगुलेशन कैसे होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। तो नर्व में जब कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करना होता है, ठीक है, कोई भी मैसेज जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्या होता है, बीच में जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें 2 न्यूरॉन्स दिखाए गए हैं डायग्राम में, फर्स्ट नंबर का ये और सेकेंड नंबर का ये न्यूरॉन। इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहा जाता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है ये इतना डिस्टेंस होता है कि इम्पल्स अपने आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकता एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। तो एक न्यूरॉन क्या करता है, कोई ना कोई केमिकल जो है वो सिक्रीट करता है, और वो केमिकल्स दूसरे वाले न्यूरॉन के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होते हैं और मैसेज को इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब जब केमिकल रिलीज़ किया जाता है एक न्यूरॉन के द्वारा, जो दूसरे न्यूरॉन पर जाकर क्या करता है? एक्ट करता है, ठीक है। तो पहले वाले न्यूरॉन को कैसे पता है कि भाई सामने वाले न्यूरॉन में कितने रिसेप्टर हैं और उसको उतने ही मॉलिक्यूल्स निकालने हैं? तो इस चीज़ का तो पता नहीं होता है। तो पहले वाला न्यूरॉन जो है अपनी क्षमता के अनुसार, मान लो उसने जो है 100 जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिक्रीट किए न्यूरोट्रांसमीटर के, लेकिन सामने वाले न्यूरॉन पे सिर्फ 50 ही रिसेप्टर थे। तो 50 रिसेप्टर्स पे तो वो मॉलिक्यूल 50 तो बाइंड हो गए, बाकी के कितने बचे यहाँ पर? 50। अगर इनको 50 को यहाँ से तुरंत हटाया नहीं गया तो ये एक ही मैसेज 2 बार पास ऑन हो जाएगा। एक मैसेज 2 बार कैसे पास ऑन हो जाएगा कि एक बार तो 50 मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, ठीक है, जब वो जुड़ गए उन्होंने आगे मैसेज पास कर दिया तो वो मॉलिक्यूल्स वहाँ से क्या कर दिए जाएंगे? हटा दिए जाएंगे। रिसेप्टर फिर से फ्री हो जाएंगे। रिसेप्टर जैसे ही फ्री हुए तो यहाँ पर जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बाकी जो 50 के मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं वो फिर जुड़ जाएंगे। तो एक ही मैसेज दूसरी बार चला गया। क्या फ़र्क पड़ता है? एक मैसेज अगर 2 बार चला गया तो फ़र्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। नर्वस सिस्टम में बहुत इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। वो फ़र्क ऐसे पड़ता है कि मान लो मैं आपसे बोलूँ कि बेटा, वैसे आपकी रोज़ क्लास जो होती है 4th फ्लोर पे होती है, लेकिन एक दिन बोलूँ कि मैसेज करके कि बेटा एक फ्लोर नीचे आ जाओ, ठीक है, आज क्लास नीचे वाले फ्लोर पे होगी, तो आप नीचे आ जाते हो। 4th से कहाँ पर आ गए? 3rd फ्लोर पे आ गए। और यही मैसेज अगर बाय डिफ़ॉल्ट दूसरी बार पास हो गया तो वापस से आप मैसेज पढ़ोगे
कि मैम का दोबारा मैसेज आया कि बेटा एक फ्लोर नीचे आ जाओ, तो अब थर्ड फ्लोर से कहाँ, सेकंड फ्लोर पे आ जाओगे। क्लास होनी थी थर्ड फ्लोर पे, लेकिन मैसेज में गड़बड़ी से, या यूँ कह लो मोबाइल में गड़बड़ी से वही मैसेज दोबारा अगर पास ऑन हो गया तो आप गलत जगह पहुंच जाओगे। सेम एज इट इज़, अगर बॉडी के अंदर इस तरह से मैनेज नहीं किया गया बीच वाले मॉलिक्यूल्स को, तो क्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं पे भी कोई भी चीज़ जो है वो एक ही बार को अगर बार बार रिपीट की जाएगी तो दिक्कत प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था होती है, दो व्यवस्थाएं होती हैं कुदरत की तरफ से। क्या, पहली तो ये कि जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स हैं जो रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हुए, उन मॉलिक्यूल्स को वापस से ये न्यूरॉन जो है ट्रांसपोर्टर के द्वारा अपने पास बुला लेता है कि तुम वापस अंदर आ जाओ। ठीक है, और फिर मान लो इस यहाँ पर सिर्फ 25 ही क्या थे, ट्रांसपोर्टर थे, तो वो 25 मॉलिक्यूल्स को तो अंदर ले गया, फिर भी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कितने मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे, बाद में 25 बच गए। और इन 25 के लिए क्या इंतज़ाम होता है कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पर बाय चांस बच गया, तो यहाँ पर एक एंजाइम बाज की तरह नज़र लगाए हुए हमेशा बैठा रहता है। जैसे ही वो मॉलिक्यूल बचे और ना वो रीअपटेक हुए, इस मैकेनिज़्म को रीअपटेक कहा जाता है। कौन से वाले मैकेनिज़्म को, जिसमें मॉलिक्यूल्स, बचे हुए मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्टर के द्वारा वापस फर्स्ट न्यूरॉन में लिया जाता है। ठीक है, ये मैकेनिज़्म क्या कहलाता है, रीअपटेक मैकेनिज़्म। अच्छा, रीअपटेक हो गया 25 मॉलिक्यूल का, 50 इधर बाइंड हो गए थे, 25 मॉलिक्यूल वापस से अंदर आ गए। अब बाकी वापस कितने बच गए इसमें, 25 मॉलिक्यूल। अब इन 25 मॉलिक्यूल का क्या किया जाएगा, ये जो बाज होगा ये इनको बख्शेगा नहीं, ये इस एक एक मॉलिक्यूल का तिया पाचा एक कर देगा। और हर अलग न्यूरोट्रांसमीटर की जिम्मेदारी एक अलग बाज को दी गई है। ऐसा नहीं है एक अलग बाज, ये बाज क्या है, एंजाइम। ये एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, वैसे भी एंजाइम स्पेसिफिक ही होते हैं, तो ये अपने पर्टिकुलर जो है मॉलिक्यूल उसी को चुनते हैं और उसी को क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। इनके पास हथौड़ा होता है थॉर की तरह, और ये क्या करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल इनके पास आया, दे हथौड़ा मार और मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, मेटाबोलाइज कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, एक तो ये। इसके अलावा आपको एक माओ के बारे में पता होना चाहिए कि मोनोएमीन ऑक्सीडेज, माओ ए, ये एंजाइम कहाँ होता है। तो ये एंजाइम हर न्यूरॉन के अंदर, जहाँ पर साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, ये साइनेप्टिक वेसिकल हैं। ठीक है, इसमें जो बीच में मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो इनके बीच बीच में ये एंजाइम भी घूमता रहता है। ये एंजाइम क्यों घूमता है कि अगर ये मॉलिक्यूल वापस से इस वेसिकल में अपटेक नहीं किए, कहीं बाहर रह गए, तो ये शेर इसको, इन मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेगा, तोड़ देगा, इनको मेटाबोलाइज कर देगा। तो बाहर भी खतरा है अकेले मॉलिक्यूल के लिए और अंदर भी खतरा है। तो ये सुरक्षित कहाँ पर है, या तो रिसेप्टर पर बाइंड होके और या साइनेप्टिक वेसिकल्स में। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो मेंटल इलनेस पढ़ी है वो कितनी तरह की पढ़ी है, 4 तरह की। और वो जो 4 तरह की मेंटल इलनेस है, शिज़ोफ्रेनिया है, मेनिया है, डिप्रेशन है और एंजाइटी, इन सब के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की या तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। अब कंसंट्रेशन कहाँ पर कम या ज़्यादा हो रही है, ये भी चीज़ भी पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन इस जगह पर ज़्यादा हो रही है, न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा हो रही है, या इस पोस्ट न्यूरॉन में ज़्यादा हो रही है, या साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ज़्यादा हो रही है। तो न्यूरोट्रांसमीटर की शिज़ोफ्रेनिया जो है उसके अंदर डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की जो कंसंट्रेशन है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादा होने की वजह से वो मॉलिक्यूल बार रिसेप्टर पर क्या होता है, बाइंड होता है, और एक ही मैसेज कितनी बार मल्टीप्लाई होके आगे पहुंचता है। और इसी की ओवर एक्टिविटी की वजह से, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामाइन, डोपामाइन के ओवर एक्टिव होने की वजह से शिज़ोफ्रेनिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया को आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलेंगे, पागलपन। ठीक है, और पागलपन किससे रिलेटेड है, सोच और विचार से ही। सिर्फ वो पर्सन की थॉट्स लिम्बिक सिस्टम में जाके, डोपामाइन जो है ये ओवर एक्टिव कहाँ हो रहा है, लिम्बिक सिस्टम में, और लिम्बिक सिस्टम में जाके एक्टिव हो रहा है, तो उससे ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सिम्टम्स
मेंटल इलनेस में कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक पॉजिटिव सिम्टम्स और एक नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स हम किन को बोलते हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स उसको बोलते हैं जिसमें पहले जो है पेशेंट में वो सिम्टम्स नहीं थे और अब एड ऑन हो गए हैं, ठीक है। और नेगेटिव सिम्टम्स क्या थे? कि जो पहले पेशेंट में था लेकिन अब पेशेंट बनने के बाद वो सिम्टम्स नहीं हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब ये नहीं पॉजिटिव सिम्टम्स कि भाई हाँ बहुत अच्छे सिम्टम हैं तो उनको हमने पॉजिटिव कह दिया, जो बुरे सिम्टम्स हैं उनको नेगेटिव कह दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो नॉर्मल पर्सन में नहीं होते, लेकिन जब वो पेशेंट बन गया, डोपामाइन की ओवर एक्टिविटी हो गई, तो उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी में वो सिम्टम्स ऐड ऑन हो गए, प्लस हो गए। और नेगेटिव सिम्टम्स की जो पहले नॉर्मल पर्सन था तब वो सिम्टम्स उसमें थे, लेकिन पेशेंट बनने के बाद वो सिम्टम्स उसमें से गायब हो जाते हैं, उनको हम नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। कोई एक एग्जांपल पॉजिटिव सिम्टम्स का, इसमें मैंने हेलुसिनेशन और डेलूजन्स बताया था। और नेगेटिव सिम्टम्स में आपको कौन से बताए थे? कि जैसे सोशल बिहेवियर है, मतलब पहले तो वो लोगों से बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन जब से शिज़ोफ्रेनिक हुआ वो, तब से उसका सोशल बिल्कुल कट गया, तो सोशली वो बिल्कुल इनएक्टिव हो गया, किसी से भी बात वगैरह पेशेंट नहीं कर रहा है, तो वो नेगेटिव सिम्टम भाई पहले करता था और अब नहीं करता। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो क्लासिफिकेशन वगैरह भी है वो सब इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है। अब जो मेन 4 डिसऑर्डर हैं वो कौन कौन से हैं? शिज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन और एंजाइटी। शिज़ोफ्रेनिया सबसे बड़ा पागलपन यूँ कह लो, ठीक है। ये इस तरह का है कि इसमें एक पर्टिकुलर विचार पर्सन के माइंड में घर कर जाता है और उसी को वो सच्चाई मान के अपनी पूरी आगे की लाइफ या उसकी पूरी एक्टिविटी उसको देखकर होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं? डेलूजन्स बोलते हैं इसको। एक विचार पर बहुत अड़े रहना, उसको बहुत बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता है। दूसरा, शिज़ोफ्रेनिया के अलावा डेलूजन्स के अलावा और क्या? हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के अंदर क्या आ जाते हैं? साथ में सेंसेस भी आ जाती हैं। सेंसेस जैसे आइज़ का देखने का काम है, तो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट को वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो मतलब उसके विचारों में होती हैं, वो उसको दिखाई देने लगती हैं। ऐसे ही ईयर्स की बात करें तो ईयर्स किस तरह के सेंस ऑर्गन्स हैं? जो सुनने का काम करते हैं, तो उसको ऐसी चीज़ें सुनाई देने लगती हैं जो वास्तविकता में हो नहीं रही हैं, पर उसे सुन रही हैं आवाज़ें, ठीक है। तो हेलुसिनेशन और डेलूजन्स शिज़ोफ्रेनिया में बहुत खतरनाक तौर पर होते हैं। मेनिया की बात करें तो मेनिया के अंदर क्या है? हेलुसिनेशन भी हैं और डेलूजन्स भी हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं। इसमें भी पर्सन जो होता है वास्तविकता से कट जाता है, लेकिन शिज़ोफ्रेनिक की तरह नहीं है। आप इसको ऐसे एग्जांपल समझ सकते हो कि जैसे तेरे नाम में सलमान खान था, वो इतना ज़्यादा हाइपर हो गया था कि उसको आयरन चैन से बांधने की ज़रूरत पड़ी थी उसे कंट्रोल करने के लिए। तो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट उस लेवल का होता है। और मेनिया वाला पेशेंट, इसके अंदर जैसे मुन्ना भाई MBBS के अंदर संजय दत्त होता है कि वो बस उसको एक विचार है कि उसे गांधी जी दिखाई देते हैं और सुनाई देते हैं, लेकिन वो वास्तविकता में भी रहता है और अपने डेलूजन्स में भी रहता है कि नहीं वास्तव में मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आके मुझे सारे आंसर्स बता के जा रहे हैं। तो वो क्या हो गया? मेनिया हो गया। 3rd नंबर पे डिप्रेशन। डिप्रेशन पता ही है, पहले दोनों जो हैं शिज़ोफ्रेनिया और मेनिया, इसके अंदर क्या होगा? डोपामाइन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी लिम्बिक सिस्टम में। डोपामाइन की एक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मेन डोपामाइन है न्यूरोट्रांसमीटर। डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन के अंदर यही न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, नॉरएड्रेनालिन और 5-HT। और अगर हम एंजाइटी की बात करें, एंजाइटी किसको बोलते हैं? बेचैनी को। तो बेचैनी में क्या होता है? पर्सन कोई एक सोच विचार करके और बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया, बस ऐसा हो गया तो क्या होगा, हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ किस में तब्दील हो जाएगी? बेचैनी में, एंजाइटी में तब्दील हो जाएगी। नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, वो पेशेंट बैठ नहीं सकेगा एक जगह टिक के, उसे एंजाइटी कहते हैं। धड़कनें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये किसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है? नॉर एड्रेनलिन की, इसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है एंजाइटी जो होता है। तो ये मेन जो है ये 4 डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स: शिज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन और एंजाइटी। शिज़ोफ्रेनिया
तेरे नाम का सलमान खान, मेनिया के अंदर एग्जाम्पल मुन्ना भाई MBBS का संजय दत्त, डिप्रेशन में बहुत सारी मूवीज़ हैं डिप्रेशन वाली, तो किसी का भी आप एक एग्जाम्पल लेके याद रख सकते हो। और एंजाइटी बेचैनी, ठीक है। मेन 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स और इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स का आपस में बैलेंस कौन कौन से? सीरोटोनिन को हम 5-HT भी कहते हैं, ठीक है। देन डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये मूड, एंजाइटी, इन सबको क्या करके रखते हैं? बैलेंस करके रखते हैं। जो चीज़ मैंने लास्ट वाली स्लाइड में आपको बताई है कि भाई किस तरह से मॉलिक्यूल्स का जो है वो रेगुलेशन किया जाता है, मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन का साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो पहला क्या है? रीअपटेक, कि अगर जो ज़रूरत से ज़्यादा हो गए उनको वापस से क्या कर लिया जाता है? अंदर ले लिया जाता है। सेकेंड नंबर पे बी जो है डिफ्यूज़न, यानी इसके अंदर ये फैले रहते हैं। और थर्ड नंबर पे क्या है? डिग्रेडेशन, कि यहाँ पर कोई ना कोई एंजाइम प्रेजेंट रहता है और वो एंजाइम बचे हुए मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। अब जितने भी साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनको हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होती हैं टिपिकल ड्रग्स और दूसरी एटिपिकल ड्रग्स। फर्स्ट टिपिकल और सेकेंड एटिपिकल। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? क्योंकि मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन है जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डोपामाइन। तो जो डोपामाइन रिसेप्टर पर दवाइयाँ एक्ट करती हैं उनको हम टिपिकल ड्रग्स के नाम से जानते हैं। और जो ड्रग्स डोपामाइन रिसेप्टर पर तो वर्क करती हैं लेकिन मेनली वो 5-HT2 रिसेप्टर पर वर्क, यानी सेरोटोनिन रिसेप्टर पर वर्क करती हैं, उनको हम एटिपिकल ड्रग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो मेन डोपामाइन पर एक्ट कर रही हैं वो टिपिकल ड्रग्स, और जो 5-HT2 रिसेप्टर पर वर्क कर रही हैं वो एटिपिकल ड्रग्स, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या डिफरेंस है इसमें कि D2 रिसेप्टर पर जो ड्रग्स एक्ट करती हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन नेगेटिव सिम्टम्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। जबकि एटिपिकल ड्रग्स की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव सिम्टम्स को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकती हैं ड्रग्स। थर्ड नंबर पे जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो टिपिकल ड्रग्स हैं जो D2 रिसेप्टर पर वर्क करती हैं वो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर प्रोड्यूस करती हैं। और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो सीधे साधे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, डायरिया, वॉमिटिंग, नौशिया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। तो इसमें ख़तरनाक वाले साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो वो ख़तरनाक वाले साइड इफ़ेक्ट्स जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड हैं वो कौन सी ड्रग्स प्रोड्यूस करती हैं? टिपिकल ड्रग्स जो D2 रिसेप्टर पर काम करती हैं, ठीक है। तो टिपिकल और एटिपिकल, अब वो चाहे कैटेगरी शिज़ोफ्रेनिया की हो, चाहे वो हम आगे मेनिया की पढ़ेंगे, सब में टिपिकल और एटिपिकल इस तरह से 2 कैटेगरी दी गई हैं। अब उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। मैंने बताया था सबसे पहले हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, टिपिकल और एटिपिकल। तो इसमें ये पहली 4 कैटेगरीज जो हैं ये टिपिकल ड्रग्स की हैं, ठीक है। यानी ये किस पर वर्क कर रही हैं? D2 रिसेप्टर पे। और एक कैटेगरी वो है जो कौन से रिसेप्टर पे वर्क करती है? 5-HT2 रिसेप्टर पे जो वर्क करती है वो कौन सी हैं? एटिपिकल ड्रग्स, ठीक है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? टोटल इसके अंदर कितनी कैटेगरी है? टोटल 5, 4+1 यानी 5 कैटेगरीज है। तो 5 कैटेगरीज ये आप एक स्टोरी से याद रख सकते हो कि ये तेरे नाम वाला सलमान खान जो है ये फेन नाम की PHEN फेन नाम की लड़की की प्यार में पागल हुआ क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, ब्यूटायरोफिनॉन, और उसके पास एक जेन गाड़ी थी, मारुति जेन कार आती है ना एक, तो यानी एक जेन उसके पास गाड़ी थी और उस लड़की के पास जेन के अलावा अदर और भी 4 पहिया हेटेरोसाइक्लिक जो है वाहन थे। फेन नाम की लड़की बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटायरोफिनॉन, जेन गाड़ी, थायोजेंथीन, और दूसरे 4 पहिया वाहन यानी अदर हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप। तो ये 4 ग्रुप्स जो हैं आपको मेन याद रखने हैं, और 5वां एटिपिकल हो ही गया,
ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, फ्लूफेंथाजोल, फिर लॉक्सेपाइन और क्लोजापाइन, ये आपको अपने आप रटने पड़ेंगे, एक दो बार लिखोगे आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी एंटीमेनिक्स। इनको मूड स्टेबिलाइजर्स भी कहा जाता है, जो मूड पर वर्क करती हैं। इसमें आपको किसका एग्जाम्पल याद रखना था? मुन्ना भाई MBBS, संजय दत्त का, ठीक है। तो इसमें जो मेन 3 कैटेगरी है वो क्या है? पहली लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, सेकेंड एंटी कन्वल्सेंट, और तीसरे नंबर पे वही अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। तो पहली जो 2 कैटेगरी है लिथियम कार्बोनेट और एंटी कन्वल्सेंट जो मिर्गी के दौरे में काम में ली जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की। अब डिप्रेशन में क्या होता है? पहली 2 कैटेगरी में तो क्या था कि डोपामाइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी और उसे हमें कम करना था। और डिप्रेशन में क्या होता है कि कंसंट्रेशन डोपामाइन की कम हो गई है और हमें अब उसकी कंसंट्रेशन साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो ये इसमें फिर कितनी कैटेगरीज हैं? इसमें 5, वही 4+1। अब 4+1 की अगर हम बात करेंगे तो पहले डिप्रेशन में क्यों आ गया पर्सन? क्योंकि रीमा नाम की लड़की से प्यार था, ठीक है। वो उसके पास ट्राईसाइकिल थी, मतलब ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल जिसमें 2 पहिए होते हैं, ट्राईसाइकिल यानी 3 पहियों वाली उसके पास साइकिल थी, ठीक है। और उसी साइकिल से वो अपने ससुराल SSRI और NRI यानी विदेशों में भी जाती थी और ससुराल भी जाती थी, याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो एटिपिकल की तो है ही, ठीक है। एग्जाम्पल्स ये आपको रटने हैं, मैक्लोबोमाइड, इमिप्रामाइन, फ्लक्जेटाइन, ठीक है, या अपने हिसाब से लर्न कर लेना। फोर्थ कैटेगरी एंटी एंजाइटी ड्रग्स है। एंटी एंजाइटी जो बेचैनी के टाइम काम में ली जाती है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है? ब्रेन बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, उसको पर्सन को, आप पेशेंट को सुला दो, ठीक है। बेचैनी वाले में क्या होता है? एंटी एंजाइटी में पर्सन को सुला दो, सो के जब वो उठेगा तो बेचैनी अपने आप ठीक हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर इसके ट्रीटमेंट की उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे शिज़ोफ्रेनिया या मेनिया में पड़ती है, ठीक है। तो इसके अंदर सुलाना है, तो सुलाने के लिए कौन सी ड्रग्स होती हैं? हिप्नोटिक सेडेटिव्स। उसका एग्जांपल सबसे अच्छा कौन सा है? बेंजोडाइजिपिन। और बेंजोडाइजिपिन ढोलक इसमें अगर हम इसको फुल फॉर्म से याद रखेंगे तो L से क्या बनता है? लोरेजिपाम, A से एल्प्राजोलैम, तो बेंजोडाइजिपिन्स, ऑक्सेजिपाम, ये सारी आपको लर्न करनी रहेंगी। फिर एक कैटेगरी है एजापाइरोन्स की, फिर एक कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर्स की, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। एक कैटेगरी है सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स के। आप ये समझ लो बेचैनी की वजह क्या है? क्योंकि थॉट कोई पूर्व जा रहा है तो कोई पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई रेलिवेंट नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, अगर पाकिस्तान जीत गया तो ये हो जाएगा, अगर इंडिया जीत गया तो ये हो जाएगा, ये ऐसा हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा। बिना मतलब के टेंशन्स लेना, जिसका कोई यूँ कह लो कोई सही डायरेक्शन नहीं है थॉट्स की। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी डायरेक्शन लेस हैं। कैसे? ये तो CNS पर एक्ट करने वाले एजेंट्स हैं, बेंजोडाइजिपिन्स, ठीक है। फिर एक ये बीटा एड्रीनर्जिक कैटेगरी जो है ब्लॉकर्स की, ये ANS पर काम करने वाले एजेंट्स हैं। और तीसरे हैं एंटी हिस्टामिनिक्स, ये ऑटोकॉइड्स का कैटेगरी है। तो इस तरीके से चारों दिशाओं की अलग अलग कैटेगरी। एक एजापाइरोन्स है, तो 4 दिशाएं और चारों अलग अलग कैटेगरीज एंटी एंजाइटी ड्रग्स की, ठीक है। और इनको लर्न भी आप ऐसे ही करोगे, साथ में लेके चलोगे। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हमेशा क्या होता है फाइनल एग्जाम के अंदर एक ही कैटेगरी पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एंटी साइकोटिक भी पूछ लिया, मेनिया भी पूछ लिया, डिप्रेशन भी पूछ लिया और एंजाइटी भी पूछ लिया। इन चारों में से कोई एक टॉपिक आएगा, है ना। तो इसलिए आपको क्लासिफिकेशन तो चारों के याद रखने पड़ेंगे कि भाई, क्योंकि चारों के क्लासिफिकेशन अलग अलग हैं। लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने पार्ट 1 में किया था, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप इन चारों चैप्टर्स के लिए या चारों टॉपिक्स के लिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे, ठीक है। वो सब में कॉमन रहेगा। अब एंटीसाइकोटिक्स, थोड़ा सा उनके बारे में अलग से जान लें।
कि पहली 4 कैटेगरी तो कौन से रिसेप्टर पर काम कर रही हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं, डोपामाइन रिसेप्टर पे वर्क कर रही हैं। ये रिसेप्टर को क्या कर रही हैं, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है, ताकि मॉलिक्यूल रिसेप्टर पर बाइंड ही नहीं हो और बात आगे तक पहुँचे ही नहीं, जो भी विचार है वो आगे मल्टीप्लाई नहीं हो, उसको वहीं पे रोक दो, ठीक है। लेकिन जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेनली क्या रहता है कि वो 5H2 रिसेप्टर पर वर्क करती हैं, साथ में वो डोपामाइन रिसेप्टर पे भी वर्क करती हैं, पर उतनी एफिनिटी के साथ नहीं जितनी स्ट्रांगली वो 5H2 रिसेप्टर के साथ वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जितने भी डोपामाइन ब्लॉकर्स होते हैं, रिसेप्टर ब्लॉकर, तो DRB डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये जो ड्रग्स होती हैं इन सब का एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है और वो कौन सा होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये पहली 4 कैटेगरीज तो क्या करेंगी, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो शो करेंगी, अलग अलग लेवल का, किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा, पर शो सभी करेंगी। और एटिपिकल ड्रग्स जो हैं इनमें कोई एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी सेडेशन कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, तो फर्स्ट कैटेगरी सेडेशन प्रोड्यूस कर रही है और फिर उसके बाद लास्ट कैटेगरी सेडेशन प्रोड्यूस कर रही है। थोड़ा सा बीच वाली कैटेगरीज लेस सेडेटिव होती हैं, यानी उतना सेडेशन प्रोड्यूस नहीं करती पेशेंट में। सेकेंड कैटेगरी मूड्स की, एलिवेटर की, मूड्स एलिवेटर, एंटीमैनिक्स, मूड एकदम ख़राब है और उसको सही करना है, तो इसमें मेन लिथियम कार्बोनेट मेन है ना। लिथियम कार्बोनेट अब काम कैसे करता है, इसका एक मैकेनिज्म नहीं है, 3 मैकेनिज्म है। फर्स्ट तो वो क्या करता है, सोडियम आयंस को रिप्लेस कर देता है जगह से, यानी सोडियम आयन एक्टिव आयन है, अगर सोडियम आयन को हटा दिया तो न्यूरॉन डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, तो सोडियम आयंस को अपनी जगह से हटा देता है, न्यूरॉन को डीएक्टिवेट कर देता है। दूसरा प्री साइनेप्टिक रिलीज जो है ये उसका सिक्रीशन ही रोक देता है, Na और डोपामाइन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन के सिक्रीशन को ही कम कर देगा। फर्स्ट 1 नंबर वाले न्यूरॉन में से सिक्रीशन ही नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स बाहर ही नहीं आएंगे, वहीं पे रोक लिया, ठीक है। फिर सेकेंड एंटी कन्वल्सेंट, इसका एग्जांपल है सोडियम वेल्पोरेट। एंटी कन्वल्सेंट जो मिर्गी के दौरे में दवाइयाँ काम में ली जाती हैं। अब इसमें क्या है, सोडियम इनएक्टिवेशन, वही सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करेगा, और दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि ये गाबा के रिलीज़ को इंक्रीज़ करता है। अब गाबा क्या है, गाबा एक कंट्रोलिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, तो भाई अगर बंदा कंट्रोल नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए किसी और बंदे को बाहर से ले आते हैं, है ना। तो वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर दूसरा जो है उसको रिलीज़ करवा रहा है, गाबा को, और गाबा एक कंट्रोलिंग न्यूरोट्रांसमीटर है कि वो जब कंट्रोल से बाहर हो गया, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन, तो गाबा को बुला लिया कि तुम आके कंट्रोल करो। लास्ट में कौन सी है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, और ये आपको पता ही है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स सारी कौन से रिसेप्टर पर काम कर रही हैं, मेनली 5HT2 रिसेप्टर पे काम करती हैं, साथ में D2 रिसेप्टर पे भी काम करती हैं, बट नॉट स्ट्रॉन्गली, वीक एफिनिटी होती है इनकी, ठीक है, D2 रिसेप्टर्स के लिए। अब इसके अलावा हमें इसमें और क्या चीज़ें याद रखनी है, लिथियम कार्बोनेट के लिए आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसका एक्सक्रीशन मेन होता है, 3 चीज़ों में एक्सक्रीट किया जाता है, स्वेट में, सलाइवा में और मिल्क में, ठीक है। और दूसरा इसका जो डोज दी जाती है, मान लो हमने फर्स्ट डोज दे दी, फिर उसके बाद जब सेकेंड डोज देनी है तो पहले सीरम में उसकी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन देखी जाती है कि कितनी कंसंट्रेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर उसका सेकेंड डोज तैयार किया जाता है, यानी मोनिटरिंग उसकी की जाती है हमेशा कि लिथियम अंडर ऑब्जर्वेशन हमेशा दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको लिथियम के बारे में ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। एक तो एक्सक्रीशन किस किस में होता है, और दूसरा इसका कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी मोनिटरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, तो वो लिथियम कार्बोनेट। सेकेंड नंबर पे एंटी कन्वल्सेंट, तो एंटी कन्वल्सेंट में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज़ की जाती है मेनिया में, सबसे पहले कौन सी दी जाती है, सोडियम वेल्पोरेट ड्रग दी जाती है, ठीक है। और फिर इसके अलावा बाइपोलर अगर डिसऑर्डर हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर किसको बोलते हैं, ये बीच की अवस्था होती है मेनिया की, वो डिप्रेशन की और एंजाइटी की। पेशेंट कभी तो एकदम डिप्रेस हो जाएगा और कभी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा,
तो यानी दोनों ही के सिम्टम्स अगर होते हैं तो वो बाइपोलर की अवस्था कहलाती है, स्टेज कहलाती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है पेशेंट की तो प्रोफाइलैक्टिकली उसमें भी सोडियम वेलपोरेट दिया जाता है, ठीक है। और एटिपिकल की अगर हम बात करें तो ये मेंटेनेंस के लिए किसके, बाइपोलर डिसऑर्डर के जो है उसमें दिया जाता है। चारों कैटेगरीज हो गई, चारों के क्लासिफिकेशन याद रखने हैं आपको, ठीक है। किस तरह से डिसऑर्डर होता है ये भी याद रखना है। अगर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप इसमें इसकी पूरी थ्योरी लिखेंगे, पूरा मैकेनिज्म लिखेंगे, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लिखेंगे। जो मेन कैटेगरी है वो कैटेगरी तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, यहीं पे अपने ख़त्म करते हैं।